हेलो स्टूडेंट, आज हमारी MHD 4 की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रंगमंचीय प्रस्तुति। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि भारतेंदु नाटक शब्द का अर्थ रंगस्थ खेल ही मानते हैं और कहते हैं कि नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। रंगमंच की पहली सक्रियता रंग आंदोलन की संगठित योजनाओं और संस्कृत मंच, लोकमंच, पारसी रंगमंच और विदेशी एवं बंगला मंच, मराठी मंच का ज्ञान और अनुभव उन्हें बराबर हिंदी रंगमंच के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उनके नाटकों में रंगमंच अलग से कोई विचारणीय प्रश्न या फिर विषय नहीं है, वह नाटक में अंतर्निहित है। क्योंकि अंधेर नगरी अपने संवेदना और शिल्प में एक अत्यंत लचीले क्लेवर की रोचक मुख्य गठी हुई गत्यात्मक और तीखी चुभन की नाट्य रचना है, इसलिए उसने हिंदी रंगमंच के लिए सार्थक सृजनात्मक चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। अंधेर नगरी न विशिष्ट और अभिजात्य मंच का नाटक है, न मात्र लोक मंच का। वह न आधुनिक और न यथार्थवादी मंच का नाटक है, न पारसी थिएटर का। यह रंगमंचीय प्रकृति की दृष्टि से सबका नाटक है, जिसमें प्रबुद्ध, संवेदनशील, अनुभवी दर्शक वर्ग से लेकर हजारों का जनसमूह और भीड़ आनंद ले सकती है। यह निश्चय ही खेल है। यह स्वतंत्रता के बाद हिंदी रंग आंदोलन की ही महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है, पर जब से यह लिखा गया है तभी से जनजीवन और रंगमंच के बीचों बीच है। बल्कि इसका तो लेखन ही रंगमंडली के आग्रह पर रातों रात रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए हुआ। लोकमंच और पारसी रंगमंच की तरह रंग कर्म और नाटककार का यह संबंध ध्यान देने योग्य है। अंधेर नगरी जन रुचि, मनोरंजन, जन जागरण, कौतुक को समझने के साथ देश वत्सलता, समाज सुधार और युगीन आवश्यकताओं को भी रंगमंच द्वारा पूरा करना चाहता है। इस स्वउद्देश्यता और संश्लिष्टता के बारे में आप प्रारंभ से जानकारी पाते रहे हैं। ऐसे समय जब न हिंदी भाषा का पूर्ण विकास हुआ था, न नाटक का स्वरूप स्थिर हुआ था, न हिंदी के रंगमंच का कोई स्वरूप और शास्त्र था, और देश पर विदेशी शासन था। उस समय हंसी हंसी में नाटक में इतनी पैनी, सटीक, स्पष्ट शब्दों से बातें कह देना और रंगमंच पर बार बार खेला जाना इस नाटक की शक्ति का सूचक है। इस छोटे से नाटक में सब कुछ है, पूरा युग, पूरा इतिहास, परंपरा और वर्तमान, काव्य और भाषा की लय, गंभीर संकेत, रंगमंच का व्याकरण और अभिनय शक्ति की चुनौतियां भी हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे बाजार दृश्य को अगर अभिनेता समूह और निर्देशक व्यापक कल्पना दृष्टि, समकालीन व्यंग्य और प्रयोगशील तरीके से रच दे तो हर युग, हर काल में वह दृश्य नवीन अर्थों में जीवित हो उठता है। वर्षों तक अंधेर नगरी का मंचन एक प्रहसन के रूप में होता रहा। यह विदित है कि काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने अंधेर नगरी का सबसे पहले मंचन किया था। किसने किया था? काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने अंधेर नगरी का सबसे पहले मंचन किया। बाद में भारतेंदु योगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में इसकी प्रस्तुति 1882 में करवाई। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने बलिया में 1884 में इसके मंचन का उल्लेख किया था। बाद में 1891 से समकालीन हिंदी रंगमंच के उदय के साथ कल्पनाशील निर्देशकों का ध्यान अंधेर नगरी की ओर गया। सत्यव्रत सिन्हा ने अगर इसे आधुनिक वेशभूषा प्रयोगात्मक शैली में प्रस्तुत किया, तो अन्य कई निर्देशकों ने यथार्थवादी शैली और नौटंकी शैली में इसकी प्रस्तुति की। 1978 में बव कारत द्वारा यक्षगान
शैली में इसकी प्रस्तुति एक सार्वजनिक शैली में सृजनात्मक शैली में इसकी प्रस्तुति की। सृजनात्मक मोड था ये अगली लाइन है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का, रंगमंच के सौंदर्य शास्त्र और समकालीन जीवन का, रचना और पुनर्रचना का अद्भुत मेल था। आधुनिक भारत में नई सांस्कृतिक क्रांति की आकांक्षा इस नाटक की प्रस्तुतियों से विकसित हुई। इस तरह एक प्रहसन-पूर्ण समग्र श्लिष्ट रचना होता गया और व्यंग्यार्थ खुलते गए। रंगमंच की दिशाएं, संभावनाएं बढ़ती गई। जितने ही अधिक इसके मंचन हुए, उतना ही इस नाटक में लोकतंत्रीय रंगमंच और दृश्यात्मक कविता का विस्तार हुआ। भारतेंदु के नाटक दृश्यों के नाटक थे। वे वाक्यों, संवादों से कम दृश्यों की कल्पना और दृश्यों के संयोजक से ही अर्थ विस्तार और लय का वैचित्र्य पैदा करते थे। दृश्यों के भीतर ही कई नाट्य रूढ़ियाँ, गतियाँ, लोक व्यवहार रहते हैं, ध्वनियाँ रहती हैं जिन पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रहती। बाजार दृश्य, दरबार दृश्य, फांसी दृश्य, सबसे आप यह महसूस कर सकते हैं, शब्दों के भीतर से अपने आप दृश्य उभरता है, अभिनय भंगिमा निकलती है। आखिर क्या कारण है कि भय, आतंक के राजनीतिक सामाजिक वातावरण में अंधेर नगरी की प्रस्तुति निशंक भाव से हो जाती है और बाल रंगमंच, किशोरों और युवाओं के महोत्सवों में भी इसकी प्रस्तुति होती है। निर्देशकों ने इस नाटक को इसकी समकालीन प्रासंगिकता और रंगमंचीय सार्थकता, अक्षमता के कारण ही हमेशा उठाया। पुरानी पुस्तक हरिश्चंद्र में बाबू शिवनंदन सहाय ने इसके प्रदर्शनों का वर्णन किया। इसे मराठी सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में पेश किया गया। इन प्रसंगों से अंधेर नगरी में निहित विविधता और हर आयु वर्ग, हर प्रकृति का सामंजस्य ज्ञात होता है। उसकी भीतरी प्रकृति में बड़ी आत्मीयता, सहज उल्लास और चुलबुलापन है। अंधेर नगरी की भाषा में जो जिंदा दिली, जो लय विधान है, जो पात्रों में भाव अनुसार उतार चढ़ाव है, जो व्यंजनाएं हैं, उनसे आप परिचित हो चुके हैं। भाषा का वह मौलिक रूप अभिनय को स्वतः स्फूर्त भी बनाता है और नई नई भंगिमाएं भी देता है। शब्दों की तोड़ मरोड़, स्थितियों की असंबद्धता और भाषा की रवानगी है से यह नाटक स्वतः अभिनय और मंच की सृजनशीलता को जन्म देता है। पिछली इकाइयों में आपको बताया गया है कि अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प एक साथ बहुत सुगठित और लचीला है। नाटकीय स्थितियां उत्तरोत्तर विकसित होकर नाटक को उत्कृष्ट तक ले जाती हैं, जो रंगमंच की सफलता का कारण है। उसके पात्र, बिंब, प्रतीक, गीत, संगीत सब हमारे बीच के हैं, जिससे उसकी सार्वकालिकता और जीवन की सहज अनुभूति परकता बनती है। बिना बाह्य उपकरणों के यह सादे मंच का, खुले मंच का नाटक है, जो इसके परंपरागत और प्रयोगात्मक दोनों रूपों को उजागर करता है। आगे देखिए, सारांश देखते हैं। इस इकाई के अंतर्गत आपको अंधेर नगरी के शिल्प, भाषा और रंगमंच की संपूर्ण जानकारी दी गई। आपने जाना कि किस नाटक का शिल्प अत्यंत लचीला, संगठित, आकर्षक और गत्यात्मक है। किसी भी प्रकार की परंपरागत रूढ़ि या आधुनिक शिल्प के प्रचलित ढांचे से मुक्त करके भारतेंदु ने इस नाटक को इसका मौलिक और स्वतंत्र शिल्प दिया है। भारतेंदु की विशेषता उन दृश्यों की कल्पना, उनमें संयोजक और नाटकीय उत्कर्ष में है। आपको बताया गया है कि अंधेर नगरी गहरी व्यंग्य मूलक नाटकीय स्थिति पर खड़ा है। नाटकीय व्यंग्य का कुशल निर्वाह ही उसे इतना चुस्त और लयात्मक बनाता है। अपने लचीलेपन के कारण यह नाटक यथार्थपरक भी लगता है और शैलीबद्ध भी, इसलिए इसे सदाबहार नाटक भी कह सकते हैं। यह भी जान चुके हैं कि कथा विन्यास की गतिशीलता की तरह उसके पात्र भी पूर्व निर्धारित नहीं है, किसी चौखटे में बंधे नहीं हैं, जीवित पात्र हैं। वे नाटकीय, व्यंग्य और विश्वसनीय, विश्वजनीन संदर्भों को व्यंजित करने वाले पात्र हैं और प्रतीकात्मक
भी हैं, लेकिन फिर भी वे विशिष्ट और व्यक्ति चरित्र नहीं हैं। आप जान चुके हैं कि अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प और रूप विधान की यह पूर्णता, यह लचीलापन और गत्यात्मकता उसके भाषिक प्रयोग के कारण भी है। यह भाषा बोलचाल की सीधी सादी भाषा होते हुए भी अपने प्रयोग की विशेषता के कारण नवीन हो जाती है, जो साहित्यिक से मुक्ति की जीवंत भाषा लगती है। पात्रों के स्वभाव, भावों और स्थितियों के अनुसार यह भाषा अपना स्वरूप ढाल लेती है। इस भाव के रचाव में लोक चेतना और आधुनिक चेतना एक साथ काम करती है। आपको यह बताया गया है कि अंधेर नगरी के भाषिक प्रयोग के में शब्द चयन, शब्द संयोजक, शब्दों की पुनरावृत्ति, यहाँ तक कि शब्दों की तोड़ मरोड़ और वाक्य रचना का टूटा फूटा होना भी उतना ही रचनात्मक काम करता है जितना ध्वनि, लय, संकेत, व्यंजनाएं और उनसे उत्पन्न भंगिमाएं एवं क्रियाएं। इकाई में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिल्प, रूप विधान और भाषिक प्रयोग की सृजनात्मकता और उनके अतिरिक्त संबंध ने अंधेर नगरी के रंगमंचीय रूप को भीतर से निखारा है। इस नाटक का मंच न अभिजात्य नाटक का है, न लोकमंच का, न यथार्थवादी, न नुक्कड़ नाटक का है और न आधुनिक शैली का। यह किसी भी फ्रेम में बंधा न होकर लचीला, मौलिक और अनंत संभावपूर्ण मंचीय सौंदर्य के लिए है, जिसमें हर देश काल का निर्देश अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कल्पना कर सकता है। आप जान चुके हैं कि पहले यह कितने प्रहसन के रूप में खेला जाता रहा, लेकिन अब इसे विविध नाट्य प्रयोगों के साथ खेला जाता है। आप यह भी जान गए हैं कि किसी विशेष शिल्प में बंधा न होकर भी अंधेर नगरी की मूल चेतना लोकधर्मी है। उसके कथानक की बनावट में ताजगी और उसका खुलापन, गायन, नृत्य, गीत, संवाद, उच्चारण, अभिनय शैली, भाषा, सब लोक नाटकों जैसी कौतुक वृत्ति और जिंदादिली उसमें साथ साथ चलते हैं। उसमें नौटंकी शैली और पारसी नाटकों जैसा आवेग और उत्तेजना भी मिलती है। आप जान चुके हैं कि अंधेर नगरी के बाजार दृश्य और राजसभा दृश्य भी संरचना बहुत कठिन है। दोनों में बिखराव, एकरसता, पुनरावृत्ति, दोष और चमत्कारिकता आ सकती थी, पर वे आपको अत्यंत सांकेतिक, व्यंजनात्मक और उतार चढ़ाव से युक्त लगेंगे। यह नाटककार का रचना कौशल है। हर दृश्य, हर स्थिति अपने अनुपात में है। इस संगठित शिल्प के पीछे सांस्कृतिक चेतना, परंपरागत आधार और युगानुरूप दृष्टि और जनसंचार की निष्ठा है। इकाई में आपको यह भी बताया गया है कि अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की तरह उसका रूप विधान भी मौलिक, लचीला और विलक्षण है। शास्त्रीय दृष्टि से यह प्रहसन है, लेकिन प्राचीन लक्षण का अनुसरण करके नहीं। इसे दृष्टांत शैली का नाटक भी कहते हैं, पर मूलतः यह लोकधर्मी चेतना में रचा गया है। इसमें स्वांग, नौटंकी के स्वरूप का भी अनुभव किया जा सकता है, पर यह इन शैलियों का अनुकरण नहीं है। आपको यह भी बताया गया है कि इसमें समकालीन दृष्टि से शास्त्रीय विधान का प्रयोग भी किस तरह किया गया है। कभी इस नाटक में पारसी नाटक विधान और अभिनय शैली लगेगी और कभी एब्सर्ड नाटकों की तरह कथानकहीनता, असंबद्ध स्थितियाँ, नामहीन, नायकत्वहीन और पात्र, बेतुकी बातें, अर्थहीन भाषा मिलेगी, पर एब्सर्ड नाटक भी नहीं है। अंधेर नगरी हिंदी नाट्य कला की युगीन जरूरतों के अनुसार नाटक के रूप विधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसकी रंगमंचीय प्रस्तुतियाँ व्यंजनात्मक, वैविध्य और समकालीन अनुभवों से कलात्मक होती हैं। समकालीन हिंदी रंगमंच पर इस नाटक की यक्षगान शैली, नौटंकी शैली, पारसी शैली, यथार्थवादी शैली, नुक्कड़ नाटक, हास्य नाटक आदि अनेक शैलियों में अविस्मरणीय
प्रस्तुतियां हुई जिनमें अंधेर नगरी नाटक की सार्वकालिकता, सांस्कृतिक क्रांति चेतना खुलकर सामने आती रही। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और उनका एक नाटक है स्कंदगुप्त। अभी तक हमने भारतेंदु का नाटक पढ़ा है अंधेर नगरी, अब हम जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे। तो इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। पहले उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रसाद का नाट्य संबंधी सोच और प्रसाद की नाट्य कला का मौलिक स्वरूप, स्कंदगुप्त की रचनाशीलता और सारांश। पहले उद्देश्य देखते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रख्यात कथाकार जयशंकर प्रसाद की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने कविताओं और कहानियों के अलावा नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। प्रसाद के नाटक संख्या में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिंदी में नाटक साहित्य को समृद्ध करने में इनका क्या है योगदान अप्रतिम है। इस पाठ्यक्रम में आप प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अध्ययन करेंगे। स्कंदगुप्त पर कुल 3 इकाइयाँ शामिल की गई हैं। यह उस पर लिखी गई पहली इकाई है और उसमें आप प्रसाद की नाट्य दृष्टि का परिचय प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की साहित्यिक उत्कृष्टता पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन नाट्य कला और रंगमंचीय प्रस्तुति की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद है। इस पक्ष पर सभी दृष्टियों से विचार विमर्श के लिए जरूरी है कि हम यह समझने का प्रयास करें कि जयशंकर प्रसाद का नाट्य संबंधी सोच क्या था। प्रसाद ने नाटकों के बारे में बहुत नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है उसके अध्ययन द्वारा हम उनकी दृष्टि को पहचान सकते हैं। स्कंदगुप्त लिखने से पहले प्रसाद कई अन्य नाटक लिख चुके थे। उनके सभी नाटक ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों पर आधारित हैं, चाहे स्कंदगुप्त हो, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या फिर राजश्री। ये सभी पात्र ऐतिहासिक हैं और उनके माध्यम से उन्होंने क्या है नाट्य रचना द्वारा इतिहास को पुनः सृजित करने का सफल प्रयास किया है। वे कारण कौन से थे जिन्होंने प्रसाद को ऐतिहासिक कथानकों को चुनने के लिए प्रेरित किया? इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम प्रसाद के नाटकों से परिचित हों। इस इकाई में आप उनके नाटकों के मौलिक स्वरूप की पहचान करने का प्रयास करेंगे। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कंदगुप्त क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी कथावस्तु गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। स्कंदगुप्त का जो समय है 5वीं सदी माना जाता है। यह वह समय था जब देश शकों और हुणों के हमलों से आक्रांत था। स्कंदगुप्त ने हुणों के हमलों से अपने राज्य की रक्षा की और आक्रमणियों का जबरदस्त प्रतिरोध किया। जब प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की तब देश पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की लड़ाई जारी थी। जाहिर है कि देशभक्ति की भावना के प्रसार द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में शामिल किया जा सकता था। यह तभी संभव था जब लोग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते। इसी पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में हमने इस नाटक की रचनाशीलता पर विचार किया है। उपयुक्त पहलुओं का अध्ययन करने से आपको स्कंदगुप्त नाटक को समझने में मदद मिलेगी, ऐसी आशा है। अब प्रस्तावना देखते हैं। इस खंड की पहली 3 इकाइयों में आपने भारतेंदु के प्रहसन अंधेर नगरी का नाटक का अध्ययन किया। हिंदी में नाटकों की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ कई नाटक लिखे बल्कि नाटक नामक पुस्तिका द्वारा उन्होंने अपनी नाटक संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। देखिए, एक नाटक नाम से इन्होंने लिखा था, एक पुस्तक भी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नाटक संबंधी
भारतेंदु की सोच का विवेचन करते हुए हमने पाया था कि वे आधुनिक हिंदी नाटक के लिए न तो पूरी तरह से संस्कृत नाट्य परंपरा और न पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुकरण को सही मानते हैं। उनके अनुसार नाटक और रंगमंच में समय अनुसार क्या है फेरबदल होना चाहिए। अंधेर नगरी, जिसे उन्होंने प्रहसन कहा है, प्रहसन की संस्कृत नाट्य शास्त्र की परिभाषा के अनुरूप नहीं लिखा गया। उसकी संरचना पर पाश्चात्य नाट्य परंपरा का प्रभाव है, लेकिन उसकी कथा और प्रस्तुति पर भारत की लोक नाट्य परंपरा का भी प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारतेंदु युग के बाद हिंदी में नाटकों के लेखन की परंपरा चल निकली। स्वयं भारतेंदु के समय में कई और लेखकों ने नाटकों का लेखन किया, लेकिन भारतेंदु युग के बाद हिंदी नाटक के क्षेत्र में नए परिवर्तन का संकेत हमें छायावाद के दौर में मिला। जयशंकर प्रसाद जितने महत्वपूर्ण कवि थे, उससे कम महत्वपूर्ण नाटककार नहीं थे। स्कंदगुप्त के अलावा उन्होंने चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विश्वास, कामना, जन्मेजा का नागयज्ञ और राजश्री और एक घूंट इनकी एकांकी है, यानी एक अंक में लिखा गया नाटक एकांकी कहलाता है। तो एक घूंट नाटकों की रचना किसने की? प्रसाद ने। प्रसाद के नाटक न सिर्फ भारतेंदु युग के नाटक से भिन्न थे, बल्कि स्वयं उन्हें समकालीन नाटककारों से भी अलग थे। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे, हालांकि वे प्रेमचंद के समकालीन थे, लेकिन उनकी रचनात्मक प्रतिभा प्रेमचंद से काफ़ी भिन्न तरह की थी। यद्यपि दोनों लेखक स्वतंत्रता संघर्ष से गहरे रूप में प्रभावित थे, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रभाव दोनों पर भिन्न भिन्न तरह का था। प्रसाद पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव भाववादी और सांस्कृतिक था, जबकि प्रेमचंद पर यथार्थवादी और सामाजिक। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रसाद पर तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का असर नहीं था और न ही प्रेमचंद सांस्कृतिक और भावात्मक पक्षों की उपेक्षा करते थे, लेकिन दोनों की राष्ट्रीय चेतना की केंद्रीय विशेषता अलग अलग थी और यही वजह है कि प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश रचनाओं में समकालीन यथार्थ को ही अंतर्वस्तु का आधार बनाया है, जबकि प्रसाद के नाटक और कहानियाँ अधिकांशतः ऐतिहासिक अंतर्वस्तु पर आधारित हैं। इतिहास के प्रति प्रसाद का दृष्टिकोण क्या था, इस पर विचार हम इकाई नंबर 5 में करेंगे। प्रसाद के नाटकों पर विचार करते हुए उनके कवि होने को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रसाद के नाटकों में गीतों की बहुलता से प्रयोग ही इस बात का साक्षी नहीं है, बल्कि नाटक के कथा का विकास, पात्रों के अंतर्द्वंद्व का चित्रण और संवादों की भाषा में भी हम उनके कवि हृदय का प्रमाण पा सकते हैं। स्कंदगुप्त के संदर्भ में हम इस पक्ष की चर्चा इस इकाई के रचनाशीलता पर विचार करते हुए करेंगे। आगे देखते हैं प्रसाद का नाटक संबंधी सोच। क्या थी उनकी सोच? जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना के साथ साथ नाटक विधा के बारे में समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इस विषय पर बहुत अधिक नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा उसमें नाटक संबंधी उनके विचारों को समझने में पर्याप्त मदद मिलती है। प्रसाद ने हिंदी में नाटक का स्थान, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ, रंगमंच, अपने लेखों में नाटक और रंगमंच पर विचार किया। नाटक संबंधी उनके विचारों का विवेचन इन निबंधों के आधार पर किया गया है। नाटक संबंधी चिंतन का आधार है। जयशंकर प्रसाद ने जब नाटक लिखना आरंभ किया तब हिंदी में नाटकों की समृद्ध परंपरा नहीं थी। भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा लिखे नाटक ही उनके सामने मौजूद थे, लेकिन उनके समक्ष संस्कृत और पश्चिमी नाटकों की समृद्ध परंपरा मौजूद थी। उनके लेखन में यह जाहिर होता है कि उन्होंने संस्कृत के नाटकों का ही नहीं वरन संस्कृत के नाट्य संबंधी अवधारणाओं का भी गहरा अध्ययन मनन किया है।
इसके साथ ही वे पश्चिम के नाट्य चिंतन और नाटकों की परंपरा से भी भलीभांति परिचित थे। भारत में उस समय को रंगमंच उपलब्ध था। उस समय को क्या है, रंगमंच उपलब्ध था। उस पर पश्चिम के नाटकों और रंगमंच का गहरा असर था, लेकिन यह असर दो रूपों में दिखाई देता है। पहला, शिक्षित समाज के लिए खेला जाने वाला अभिजात्य नाटक, और दूसरा, जनसाधारण के लिए खेला जाने वाला पारसी मंच। प्रसाद हिंदी पर इस पारसी रंगमंच के प्रभाव को अच्छा नहीं समझते और वे पाश्चात्य प्रभाव के इन दोनों रूपों से भिन्न भारत की अपनी नाट्य परंपरा के अनुरूप हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के समर्थक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भिन्न प्रसाद ने प्राय अपने नाटकों की रचना में लोक नाट्य परंपरा के प्रभाव को स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय भी है कि प्रसाद ने नाटकों के बारे में अपने लेखन में संस्कृत नाट्य परंपरा का भी हवाला दिया है। पारसी रंगमंच की उनकी कटु आलोचना, जिसका उल्लेख हम आगे विस्तार से करेंगे, और कोई भी सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। जयशंकर प्रसाद को कला का विकसित रूप मानते हैं। नाटक को क्या है, कला का विकसित रूप कौन मानते हैं? जयशंकर प्रसाद। उनके विचार में नाटक से सब ललित सुकुमार कलाओं का समन्वय है। यह कला का विकसित रूप इसलिए है क्योंकि नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों कलाओं की अनुभूति होती है। प्रसाद नाटक का उद्देश्य यह नहीं है कि जहां मनुष्य अपने को भूल जाए और तल्लीन हो जाए। वे प्रश्न करते हैं कि क्या यह हृदय वृत्ति को उत्तेजित करके मोह लेना मात्र न होगा, यह विवेक शुद्ध बुद्ध सत्य और से उसका भी संबंध होगा। उनके अनुसार जो नाटक मनोभाव का विश्लेषण करके चमत्कार के बल से मोहता हुआ अंतःकरण में आदर्श सत्य को स्वयं विकसित कर देता है, उसे सभी सभ्य जातियों के साहित्य में सम्मान मिलेगा। नाटक की यह परिभाषा कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। प्रसाद इसमें मनुष्य के मनोभाव की प्रस्तुति के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने और उसके द्वारा दर्शक के हृदय में सहज रूप से आदर्श को विकसित करने पर जोर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रसाद नाटकीयता और सौदेश्यता दोनों को नाटक के लिए जरूरी मानते हैं। प्रसाद ने नाटकों में रस के प्रयोग के संदर्भ में नाटक की भारतीय और पाश्चात्य धारणाओं की तुलना विवेचना की है। प्रसाद के अनुसार पश्चिम में कला को अनुकरण माना जाता है, जबकि जहां कला में दार्शनिक सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है। भरत के हवाले से वे कहते हैं कि आत्मा का अभिनय भाव है। भाव की आत्म चैतन्य में विश्रांति पा जाने पर रस होते हैं। जैसे विश्व के भीतर आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह नाटकों से रस की। इस कथन का तात्पर्य है यहाँ यह दोहराने की जरूरत नहीं कि रस सिद्धांत का विकास नाटक के संदर्भ में ही हुआ था। भरत का रस निष्पत्ति संबंधी प्रसिद्ध सूत्र तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति में तत्र का तात्पर्य रंगमंच ही है, जहां नाटक का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। भरत के अनुसार नाटक देखते हुए तो हृदय स्थित भाव है, वही परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होते हैं। जब अभिनेता अपने आत्म चैतन्य में तल्लीन हो जाता है तो उसका भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार पश्चिम में नाटक के केंद्र में अनुकरण होता है, जबकि भारत में रस। प्राय यह बात कही जाती है कि नाटकों का अंत हमेशा सुख या आनंद होता है, जबकि पश्चिम में बल क्या है, दुखांत पर रहता है। प्रसाद विचार है कि
पश्चिम के लोगों को आर्यों के विपरीत उपनिवेशों की खोज में दुर्गम भूभागों में भटकना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करते हुए उन्हें जीवन जीना पड़ा। जीवन की इस कठिनाई पर अधिक ध्यान देने के कारण पश्चिम ने इस जीवन को दुख में समझ लिया। प्रसाद का यह भी मानना है कि ग्रीस और रोमन लोगों को बुद्धिवाद भाग्य से और उसके द्वारा उत्पन्न दुखपूर्ण से संघर्ष करने के लिए अधिक अग्रसर करता है। उन्हें सहायता के लिए संघबद्ध होने पर भी व्यक्तित्व के पुरुषार्थ के विकास के लिए मुक्त अवसर देता रहा। इसलिए इनका बुद्धिवाद उनकी दुख भावना के द्वारा अनुप्राणित रहा। इसी को साहित्य में उन लोगों ने प्रधानता दी है। प्रसाद के इस कथन से स्पष्ट है कि पश्चिम के नाटकों में त्रासदी का जोर रहा तो इसलिए कि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें लगातार दुख और संघर्ष की ओर अग्रसर किया, और क्योंकि उन्होंने भावना की बजाय बुद्धि पर अधिक भरोसा किया, इसलिए उन्होंने इस दुख को ही जीवन का सत्य समझ लिया। खास बात यह है कि प्रसाद इसको सिर्फ नाटकों का ही गुण नहीं मानते वरन संपूर्ण पश्चिमी साहित्य की विशेषता मानते हैं। बुद्धिवाद और दुख को प्रधानता देने के कारण प्रसाद के अनुसार पश्चिमी सिद्धांत मनुष्य के चरित्र निर्माण का पक्षपाती है। नाटक देखकर या कविता पढ़कर यदि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोकता है तो चरित्र में संशोधन करता है तो साहित्य का लक्ष्य पूरा हो जाता है। मौजूद साहित्य की दो विशेषताओं व्यक्ति वैचित्र्य और यथार्थवाद को वे इसी दृष्टि से देखते हैं। स्वयं उनके शब्दों में कहीं व्यक्ति से सहानुभूति उत्पन्न करके समाज का संशोधन है और कहीं समाज की दृष्टि से व्यक्ति का, किंतु दया और सहानुभूति उत्पन्न करके भी दुख को अधिक प्रतिष्ठित करता है, निराशा को अधिक आश्रय देता है। पश्चिम के विपरीत भारतीय परंपरा रस पर आधारित है। इनको प्रधानता देने का मुख्य कारण प्रसाद जी के अनुसार यह था कि आर्यों को पश्चिम वासियों की तरह घबरा कर घर बार छोड़कर इधर उधर भटकना न पड़ा था। भारतीय आर्य निराशावादी नहीं थे। उन्हें उनके शब्दों में करुण रस था, उसमें दया सहानुभूति की कल्पना से अधिक थी रसानुभूति। उन्होंने प्रत्येक भावना में अभेद निर्विकार आनंद लेने में अधिक सुख माना। प्रसाद जी का मानना है कि रस में लोक मंगल की भावना प्रच्छन्न रूप से विद्यमान रहती है। भारतीय परंपरा के लोक मंगल स्थूल सामाजिक रूप से नहीं बल्कि दार्शनिक सूक्ष्मता के आधार पर मौजूद रहता है। इसके विपरीत पश्चिम में वासना का आधार रहता है। वासना से ही क्रिया संपन्न होती है और क्रिया के संकलन से व्यक्ति का चरित्र बनता है। चरित्र में महत्ता का आरोप हो जाने पर व्यक्तिवाद का वैचित्र्य उसी महती लीलाओं से विद्रोह करता है। इस प्रकार प्रसाद के अनुसार पश्चिम का साहित्य व्यक्ति और समाज की वासनात्मक क्रियाओं से संचालित और प्रेरित होता है और यही कारण है कि उसमें किसी दार्शनिक श्रेष्ठता के दर्शन नहीं होते। प्रसाद के अनुसार रसवाद को अपनाने के लिए मनुष्य की वासनात्मक मनोवृत्तियाँ साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं। इसमें मनुष्य की वासना का संशोधन हो जाता है। इससे मनुष्य की विशिष्टता और विभिन्नता समाप्त हो जाती है और उसकी भावनाओं को मानवीय आधार मिल जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से साफ होता है कि जयशंकर प्रसाद नाट्य रचना के लिए पश्चिम के अनुकरण सिद्धांत बुद्धिवाद और दुख व निराश को स्वीकार नहीं करते। वे नाटक में लोक मंगल को स्वीकार करते हैं, वे रस को ही उसका लक्ष्य मानते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।